हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है, जो ज्योग्राफी से सब्जेक्टिव का है, ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विविधताएं बताइए, ठीक है। वर्षा जल की 3 विविधताओं को लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए, पहला क्या है, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। वर्षा जल का संग्रहण, वर्षा जल के स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इस जल का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये जल को, मतलब वर्षा जल को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए सिंचाई हेतु जल पाइप से पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जल को सुरक्षित रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए भूमि जल में वृद्धि तथा जल स्तर को ऊंचा करना उठाना चाहिए, ऊंचा करना या उठाना चाहिए, जिससे कि वर्षा जल का संरक्षण हो सके। साथ ही वर्षा जल का बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। वर्षा जल को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। पानी बहुत कीमती चीज़ होती है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विविधताएं बता दिए। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, ये जो हरित क्रांति है ना, ये प्राय पूछता ही है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। हरित क्रांति के 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन, ठीक है। तो आंसर देखिए, भारत में हरित क्रांति की 3 प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। खननों तथा कृषिजन्य कच्चे मालों से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, हरित क्रांति से उन्नत व आधुनिक कृषि आंदोलनों के प्रयोग के अधिक महत्व दिए गए हैं, ठीक है, जिससे देश की कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1965 और 66 में खाद्यान्नों का उत्पादन, जो केवल 7.2 करोड़ टन था, बढ़कर 1973 और 74 में 7.47 करोड़ टन तथा 1980 से 81 में 13 करोड़ टन आ गया, ठीक है, मतलब ये बढ़ता गया। खाद्यान्न उत्पादन 1988 से 89 में बढ़कर लगभग 17 करोड़ टन हो गया, ठीक है। इस थोड़े से समय में खाद्यान्न उत्पादन में इतनी वृद्धि का श्रेय हरित क्रांति को ही जाता है, ठीक है। हरित क्रांति की वजह से इतना वृद्धि हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, दूसरा पॉइंट है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति में कृषि के नए आदानों के प्रयोग द्वारा कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की गई। इससे देश में हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, कृषि यांत्रिकरण, जहां 1965 में 47,000 विद्युत पंप सेट थे, वही 1973 से 74 में इनकी संख्या 25 लाख हो गई। वो 1978 और 79 में 40 लाख होने का अनुमान है। इसी प्रकार ट्रैक्टर की मांग 1966 से 67 में 20,000 थी, जो अब बढ़कर 2 लाख हो गया, तथा 1980 और 81 में यह मांग बढ़कर 5 लाख हो गया। बताओ कितनी वृद्धि हुई इसकी वजह से, ठीक है, हरित क्रांति की वजह से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गुच्छिक वस्तुओं का प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। यह 2009 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए आंसर, गुच्छिक वस्तुओं की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, गुच्छिक वस्तुएं, इस प्रकार के गांव में रहने वाले सहन, अब बताओ यहाँ पे हम कैसे पढ़े ये, सहन समस्याएं क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेती खलिहानों और चारागाह की तरह होते हैं, चारागाह होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलतियाँ कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अर्धरेखिक इत्यादि। गुच्छिक वस्तुओं की विभिन्न प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ऐसे वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में सटे हुए रहते हैं, घर और मकान एक दूसरे से निकट रहते हैं, आसपास घरों में बस्तियां होती है, सामान्यतः आवास क्षेत्र खेती बांडों और चारगाहों से अलग होती है, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको एक बार बस रीडिंग मार लेना, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परंपरागत ऊर्जा और स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है।
ये बिल्कुल ऐसे खंबा बना के लिखिएगा, ठीक है, अगर पूछेगा तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है देखिए परंपरागत, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और अपारंपरिक स्रोत। तो देखिए पहला क्या है, इसके उपयोग की लंबी परंपरा रही है, जल विद्युत में पारंपरिक स्रोत रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, ये कुछ समय में उपयोग में है, ठीक है, ये कुछ समय से उपयोग में है, पहले नहीं था। दूसरा है ये समाप्त है, ये असमाप्त साधन है, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त कभी नहीं होगा। तीसरा देखिए संसार में इनकी अभी से कमी शुरू हो गई है, उदाहरण तक कोयला, खनिज तेल आदि। इनके प्रयोग से पारंपरिक स्रोत पर दबाव घटेगा, उदाहरण सूर्य, पवन, जल, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है। चलो ये था आपका ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और अपारंपरिक स्रोत, ठीक है। चलो इसको अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना। ये देखो अभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। देखिए भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण थे, असमान वितरण के क्या कारण थे, ठीक है। भारत में जनसंख्या के असमान कारण के क्या वितरण थे, और ये 2010, 13, 14, 18, 19 और 20 में पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए इसको मिस मत करना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। भारत में जनसंख्या वितरण बहुत असमान है। देश में प्राकृतिक तथा आर्थिक दशाओं की विभिन्नताएं के कारण जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व में बहुत विभिन्नताएं। गंगा सतलुज के उपजाऊ मैदान में देश के 23% क्षेत्र में 52% जनसंख्या सकेंद्रीय, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में 13% क्षेत्र में केवल 2% जनसंख्या निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 63,319 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में केवल 10 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 13 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या का घनत्व धरातल, मिट्टी के उपजाऊपन, वर्षा की मात्रा तथा जल सिंचाई पर निर्भर करता है। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, इसीलिए अधिक घनत्व उन प्रदेशों में पाया जाता है जहां भूमि की कृषि उत्पादन क्षमता अधिक है। जनसंख्या का घनत्व वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, तो वो वर्षा की मात्रा, ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है जनसंख्या की घनत्व पर, ठीक है। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर था आपका, किसका था आंसर, तो भारत में जनसंख्या असमान वितरण के क्या कारण थे। इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक का उपयोग जो है वो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये 2020 में भी पूछा गया है। तो आंसर देखिए, प्लास्टिक कचरे का दोबारा उत्पन्न आसानी से संभव नहीं है। इसे जलाने में जहाँ जहरीली गैस निकलती है, वही यह मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट करती है। जहाँ तहाँ कूड़े से भरे प्लास्टिक वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसे बड़ी समस्या नालियों अवरुद्ध होने को आती है। खाने योग्य वस्तुओं के छिलके पाली में बंधकर फेंके जाने से पशु इनका सेवन पॉलीथीन सहित कर लेते हैं, जो नुकसानदायक हैं। यहाँ तक कि पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। जब खुले में प्लास्टिक फेंक दिया जाता है तो प्लास्टिक की सामग्री पानी के संपर्क में आती है और खतरनाक रसायन का निर्माण करती है, ठीक है, और इससे वह जलीय पौधों के काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। देखिए प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है, इसलिए आप लोग प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक को पता नहीं कब हटा पाएगा सरकार, ये बहुत हानिकारक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, वर्णित उद्योग एवं लघु पैमाने उद्योग में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए आंसर देखिए, लघु उद्योग तथा वर्णित उद्योग में अंतर। लघु उद्योग और वर्णित उद्योग। लघु उद्योग क्या है, ये छोटे पैमाने पर होती है, और वर्णित उद्योग यह वृहत उद्योग यह बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनें प्रयोग की जाती है। इसमें आती आधुनिक एवं ऊर्जा से चलने वाली संचालित मशीनों का प्रयोग होता है, ठीक है।
मशीनों का प्रयोग होता है। इन उद्योगों में कम पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि इन उद्योगों में अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में कितना अंतर है। चौथा नंबर, स्थानीय बाजार में उपलब्ध ना होने पर कच्चे माल दूर स्थानों में प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए कच्चा माल बहुत ही दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल की यातायात किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रित पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लघु उद्योगों का प्रबंध साधारण होता है। बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रबंध बड़ी जटिल होता है। ठीक है, सातवां नंबर क्या है, उत्पादन के बाहर के बाजार में बेचा जाता है। उत्पादन को दूर स्थित बाजार में बेचा जाता है। इसका निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, चलो आई होप आपको पता चल गया इसका आंसर। चलो ये अच्छे से लिखना, अगर ये पूछेगा तो आपको कम से कम 3-4 पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे, इसलिए मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट तक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप या आखेट संग्रह क्या है? किन स्रोतों पे किया जाता है? ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रह विश्व के किन स्रोतों में किया जाता है? तो देखिए आंसर क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट एवं शिकार, भोजन तथा वस्तुओं संग्रह इत्यादि को शामिल किया जाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर एवं जोएल में उष्ण कटिबंधीय, अफ्रीका में यंत्र तंत्र बिखरे हुए भागों में ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तटीय भाग न्यूगिनी और काली मंटन के भीतरी भाग तथा दक्षिण पूर्वी में होता है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी में होता है। ठीक है, चलो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, एक और वीडियो आएगा इसके बाद, उसको भी अच्छे से देख लेना, उसमें बहुत काम की चीज़ें होंगे। इसमें भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग के 3 विशेषताएं का उल्लेख करें। पहला क्या है, कुटीर उद्योग की 3 विशेषताओं का निम्नलिखित है। ठीक है, कुटीर उद्योग दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। यह दक्षता परिवार संपत्ति होती है। दूसरा अपन देखिए, इसके उत्पादों में से परिवार की आवश्यकताएं पूरी की जाती है। अधिशेष उत्पादनों की स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, इसमें स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुटीर उद्योग के 3 विशेषताएं। जल्दी करना है ना, और एक वीडियो बनाना है। लो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखे। 2013, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। तो आंसर देखिए, सड़क परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। सड़क का निर्माण आसान है। दूसरा क्या है, यह बीहड़ क्षेत्र में भी बनाई जा सकती है। तीसरा है, सड़कों का निर्माण कम खर्चीला है। चौथा है, सड़क परिवहन से सामान को उत्पादक के द्वारा भी उपभोक्ता के द्वारा तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, सड़क के द्वारा। और देखिए, सड़क यातायात के सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। ठीक है, छठा क्या है, सड़क यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। सातवां क्या है, अति शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को लाना ले जाना सुविधाजनक है। ठीक है, आठवां क्या है, सड़क का रख रखाव भी आसान है। ठीक है, तो ये था सड़क की परिवहन के 3 लाभ। ठीक है, चलो अब देखो, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। ये 2012, 15, 18 और 23 में पूछा गया है, क्या पता इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का विकास अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित है। गैर परंपरागत ऊर्जा निम्नलिखित स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा निम्नलिखित स्रोत है। देखिए पहला क्या है, पहला स्रोत है पवन ऊर्जा। तेज हवाओं की गति में ऊर्जा होती है। चेन्नई में पवन ऊर्जा
प्रौद्योगिकी केंद्र यानी सीमेंट की स्थापना की गई है। ठीक है, सीमेंट की स्थापना की गई है। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्री लहर एवं ज्वारा भाटे में बिजली उत्पादन किया जाता है, उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और तीसरा है भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा गर्म पानी के प्राकृतिक झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। इसी तरह कचरे से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, कचरे से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो ये था ऊर्जा के स्रोत पर गैर परंपरागत ऊर्जा के वर्णन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, वर्षा जल को किन्हीं 3 विविधता बताइए। ये मैंने पहले पढ़ा है क्या? चलो जी, ये क्वेश्चन ऊपर ही हुआ है। ठीक है, तो इसको नहीं देखते, फिर भी लिख लेना अच्छे से, इसमें अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलो चलिए जी, तो आगे बढ़िए। ये सब आगे हो चुका है, तो देखिए ये भी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। ठीक है, कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। तो आंसर देखिए, कर्तन और दहन कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि है। खेतों के लिए ज़मीन को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और फिर किसान एक किसी नए भूखंड में चला जाता है, और जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, इसी को हम कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल देख लेना। द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? ये 2009 और 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए आंसर देखिए, जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रियाओं को द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। अर्थात विनिर्माण, प्रसंस्करण और अवसंरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इससे किससे? द्वितीयक क्रियाकलाप से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से देखना। पर्यटन क्या है? ये ना बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा ही जाता है हर बार प्राय। ठीक है, 10, 12, 19 और 23 में पूछा जा चुका है। तो आंसर देखिए, लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन है। इसे सभी उद्देश्यों से की गई यात्राएं सम्मिलित है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार का अवसर वृद्धि करने के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन है। ठीक है, तो पर्यटन क्या है? ये जो मैंने अभी बताया, लोगों का पूंजी और पैसे कमाने का एक अच्छा साधन हो गया। ठीक है, पर्यटन जब अपने घर ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाके बस जाते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवहन से क्या अभिप्राय है? ठीक है, परिवहन से क्या अभिप्राय है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं और यात्रियों को लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, यानी गाड़ी। ये तो आपको बहुत ही शॉर्ट, मतलब ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मानव भूगोल को परिभाषित करें। ठीक है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो आंसर देखिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथक तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है तथा मानव भूगोल की दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिएगा अच्छे से। मानव भूगोल को परिभाषित करें, ये परिभाषा लिख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? पनाम नगर नहर मार्ग एक टिप्पणी लिखी। ठीक है, पनाम नहर मार्ग पर एक टिप्पणी लिखी। तो आंसर देखिए, यह नहर मार्ग प्रशांत महासागर से अंध महासागर तक जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर चौड़ा,
20 से 105 किमी तक गहरा, 12 से 24 मीटर तक। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच 400 किमी की दूरी कम हो गई है। ठीक है, ये पनामा नहर मार्ग पर एक टिप्पणी ये है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए जी, तो ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? लिंग अनुपात का वर्णन करें। लिंग अनुपात का वर्णन करें। ये 2014, 16 और 19 में पूछा गया। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सूत्र किया जाता है लिंग अनुपात को मतलब प्राप्त करने के लिए। तो स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये सूत्र है आपका लिंग अनुपात को गणना करने के लिए ये सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर पूछेगा तो आप सूत्र को भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। ठीक है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। तो आंसर देखिए ग्रामीण और नगरीय। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गाँव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, और देश का वो कुल संख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है यानी शहरों में रहता है उसे नगरीय जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, चलो आगे देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है। इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे व्यापार तथा सेवाएं होती है। ठीक है, तीसरा क्या है? भारत में 72% लोग गाँव में रहते हैं। चौथा क्या है? भारत में 28% लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, चौथा है ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है। नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है, चलो शहर और गांव में क्या फ़र्क है ये बता रहे। पांचवा क्या है? जनसंख्या की वृद्धि पर ऊंची होती है। जनसंख्या की वृद्धि ऊंची होती है। जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है। यहाँ जीवन की गति धीमी होती है, यहाँ जीवन की गति तीव्र होती है। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा किसका? ग्रामीण नगरीय का। ठीक है, चलो जी अब आगे देखिए खनन क्या है। खनन क्या है ये 2014 में पूछा जा चुका है। तो आंसर देखिए पृथक के नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे खनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के तल में कोयला और लोहा भंडार रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए खोने को खोदा जाता है, तभी खनन कार्य कोयला और लोहा पृथक के ऊपर लाया जाता है। इसको हम खनन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो आप ज़मीन से किसी भी चीज़ को निकालने के लिए जो क्रिया करते हैं उसी को खनन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब अच्छे से लिख लियो। चलो ठीक है, तो चलो अभी का वीडियो ये समाप्त हो गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो और एक आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय टाटा।